बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शादी होकर कतर आई तो मेरा शौहर बोला कि मेरे साथ तुम्हें भी कमाना पड़ेगा, और जिस घर में वो मुलाजिम था मुझे भी मुलाजमा लगवा दिया। मालकिन ने मेरी नाइट ड्यूटी लगाई। मालकिन का शौहर फौत हो चुका था। वो बोली तुझे मेरे कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर पर सोना है। बदले में मैं 1000 रियाल में मान गई। कुछ ही दिन गुजरे। जब ये बात शौहर को मालूम हुई तो वो मुझे तलाक देने लगा। मुझे मालकिन पर शक हुआ तो मैंने कमरे में कैमरा छुपा दिया। अगले दिन जब मैंने वीडियो देखी तो कयामत टूट पड़ी कि ठीक 2 बजे मैं कतर पहुंच गई थी। आज मैं अपने शौहर के पास आ गई थी। जहाज पर बैठने का ये मेरा पहला तजुर्बा था, जो तकरीबन नहायत ही खुशगवार रहा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये खुशी वक्ती है जिसे मैं किस्मत की मेहरबानी कह रही थी। वो दरअसल कुदरत का इम्तहान था। मेरे वहम गुमान में भी ना था जो मेरे साथ होने वाला था। मेरा शौहर एयरपोर्ट पर मेरा मुंतजर था। वो मुझे देखते ही मेरे पास आ गया। उसके पास एक आलीशान कार थी, जिसे देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वो तो एक आम सा मुलाजिम था, फिर उसके पास इतनी महंगी गाड़ी। खैर, हम उस कार में बैठ गए। वो गाड़ी मेरा शौहर खुद ही चला रहा था। सबसे पहले मेरा शौहर मुझे एक 5 स्टार होटल में लेकर गया। वहाँ हमने खाना खाया। उसके बाद दोबारा से हमने अपना सफ़र शुरू किया। मैं सब चीज़ों को बहुत हैरानगी से देख रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद गाड़ी एक आलीशान इमारत के सामने रुकी। ये एक 10 मंजिला खूबसूरत इमारत थी। उसके साथ ही एक निहायत खूबसूरत बंगला भी था, जो कि मेरे शौहर की मालकिन का था। हम गाड़ी से उतरे और अपना सामान लेकर फ्लैट में दाखिल हो गए। हमारा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। ये एक 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट था, जो कि निहायत खूबसूरत और साफ सुथरा था। हमने कुछ देर आराम किया और उसके बाद मेरा शौहर काम पर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना सामान निकाला और कमरे में मौजूद अलमारी में सेट किया। इस सारे काम में मुझे तकरीबन 5 बज चुके थे। मैंने सताइशी नज़रों से पूरे फ्लैट का जायजा लिया और उसके बाद मैं किचन में चली गई, ताकि शाम के खाने के लिए कुछ बनाया जा सके। किचन में हर चीज़ मौजूद थी। मैंने बिरयानी बनाने का सोचा, जो कि मेरे शौहर को बहुत पसंद थी। यहाँ की हर चीज़ मेरे लिए नई थी। मुझे चीज़ों को तलाश करते और तैयारी करते करते तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। तब तक रात के अंधेरे ने चारों तरफ अपने पर फैला लिए थे। इतनी देर में मेरे शौहर भी आ गए। उनका इरादा बाहर जाके खाना खाने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं खाना बना चुकी हूँ तो उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। जैसे ही मैंने खाना लगाया तो उन्होंने कहा, तुमने वैसे ही तकलीफ़ की, हम बाहर खा लेते। मैंने बोला, मैं घर में अकेली थी, करने को कुछ काम नहीं था, बस इसीलिए बना ली। मेरे शौहर ने मेरा शुक्रिया अदा किया। हमने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह भी मैंने नाश्ता बनाया। मेरे शौहर ने कहा, दोपहर में कुछ न बनाना, आज मेरी मालकिन ने हमें खाने पर बुलाया है। मुझे ये बात कुछ अजीब लगी कि भला कोई अपने मुलाजिम को भी खाने पर बुलाता है। खैर, मैंने सर हिलाने पर एक दफ़ा किया। दोपहर में मेरा शौहर आया और मुझे अपने साथ मालकिन के घर ले गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो बंगला बाहर से तो खूबसूरत था ही, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप था। मैं बड़ी महूयत और इश्तियाक से बंगले की एक एक चीज़ को देख रही थी। किसी के गला खनखाने पर मैं होश की दुनिया में वापस आई। मेरे सामने एक 35 साल औरत खड़ी थी। मैं चूंकि पहले ही उनसे मिल चुकी थी, इसलिए मुझे पहचानने में ज़रा देर न लगी कि यही मालकिन है। बेहद महंगा लिबास, बालों की जदीद कटिंग, वो कहीं से भी वो मालकिन नहीं लग रही थी जिसको मैंने अपनी शादी पर देखा था। मैं तो उसे देखकर दंग ही रह गई। उसने जब मुझे अपनी तरफ तकता पाया तो मुस्कुराकर आगे बढ़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे इतने पुरतपाक इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। मालकिन मुझे लेकर हॉल में लगे सोफे की तरफ ले आई। खाने में भी वक्त था। मालकिन ने मुझे कहा, तुम्हारे आने का बेहद शुक्रिया। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हें लेने खुद आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे शौहर ने कहा कि वो खुद जाएगा और उसने इतना वक्त लगा दिया, वरना मैं तो तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर ले आती। मालकिन की बातें सुनकर मुझे बेहद हैरत हुई कि भला मालकिन को मेरे आने की इतनी खुशी क्यों हो रही है। मैं तो अपने शौहर के लिए यहाँ आई हूँ, फिर ये क्यों कह रही थी कि वो मुझे लाना चाहती थी। आखिर ये क्या मामला था। भला मालकिन को मेरे यहाँ आने से क्या फ़ायदा होना है। मैं इन बातों का जवाब ना मिलने पर झुंझुला कर रह गई। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही एक मुलाजिम ने आकर बताया कि खाना लग गया है। मालकिन मुझे अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। मेज़ पर अनवाओ अक़साम की दर्जनों डिशेस तैयार की गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अलावा और लोग भी खाने पर मदऊ हैं।
लेकिन मालकिन की बात सुनकर मुझे हैरत का दूसरा झटका लगा। मैं कभी अपने शौहर की तरफ देख रही थी तो कभी मालकिन की तरफ। मालकिन ने मुझे कहा कि खाना शुरू करो। मैंने कहा पहले सब आ जाएं फिर शुरू करते हैं। मालकिन मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझे कहा सायका, और किसी ने नहीं आना, ये सारा इंतजाम सिर्फ तुम्हारे लिए किया गया है। आखिर तुम पहली दफा मेरी घर आई हो, इतना एहतमाम तो बनता है। मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं सुन रही हूं या देख रही हूं वो सब सच है। मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा था, वरना आजकल कहाँ ऐसी अच्छी मालकिन मिलती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह घिनौनी साजिश है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। खैर, खाने से उठने वाली इश्तहा अंगेज खुशबू ने मुझे अपनी जानिब राग़िब किया। खाना ना सिर्फ देखने और खुशबू में अच्छा था बल्कि जायके में भी बहुत लजीज और उम्दा था। खाने के बाद चाय का दौर चला और मैं एक बार फिर हैरान हो गई। मालकिन को कैसे पता कि मैं खाने के बाद चाय पीती हूँ? मेरे जहन में बेतहाशा सवाल उमड़ रहे थे। चाय के बाद मेरे शौहर ने जब इजाज़त चाही तो मालकिन ने कहा तुम अभी ड्यूटी पर हो, ये अकेली उस फ्लैट में तंग हो जाएगी, इसको अभी यहीं पर छोड़ दो। शाम को जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम इसे अपने साथ ले जाना। मेरा शौहर मेरे पास आया और मुझसे पूछा सायका, कोई मसला तो नहीं होगा? मेरे यहाँ रहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाकर बोली मुझे कोई मसला नहीं है। मालकिन एकदम जैसे खुश हो गई। उसके बाद मालकिन ने मुझे पूरा घर दिखाया। उसका घर बेहद हसीन था। मालकिन का रवैया मेरी समझ से बालातर था। वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी? मैं तो उसके मुलाजिम की बीवी हूं, फिर मेरे लिए ये सब एहतमाम क्यों? इस क्यों का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब न था। फिर मालकिन मुझे अपने बेडरूम में लेकर आई। वो मुझे किसी अपने अजीज की तरह ट्रीट कर रही थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं उसके मुलाजिम की बीवी हूं। कमरे में आकर उसने मुझे जो कुछ बताया उसने मेरी हैरत में मजीद इजाफा कर दिया। मैंने मालकिन से पूछा कि आपके शौहर और बच्चे कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा, खाने पर भी कोई नहीं था। तो मालकिन आसूदा सी मुस्कुराई और फिर कहा सायका, हर औरत तुम्हारे जैसी खुशनसीब नहीं होती। मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, और अब तो मेरे शौहर को भी मरे पौने 2 साल हो चुके हैं। मैंने मालकिन को सर से पांव तक देखा। वो कहीं से भी एक बेवा औरत नहीं लग रही थी। खैर, मैंने चेहरे पर दुख के तासुरात लाते हुए कहा माजरत, मेरे इल्म में नहीं था, बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद काफ़ी देर तक हम में खामोशी छाई रही। फिर मालकिन ने मुझसे मेरे माँ बाप की खैर खैरियत पूछी। मैं पूरा दिन वहीं पर रही। शाम को जब मेरे शौहर की छुट्टी के बाद हम घर जाने लगे तो मालकिन ने फिर हमें ज़बरदस्ती इसरार करके खाने पर रोक लिया। उस वक्त दिन के मुकाबले में मज़ीद खूबसूरत एहतमाम किया गया था। मेरी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। हमने रात का खाना खाया और फिर मालकिन से इजाज़त लेकर घर आ गए। मैंने अपने शौहर से पूछा मुझे तुमने बुलाया है या मालकिन ने? तो मेरे शौहर ने कहा कैसी बातें करती हो, मालकिन तुम्हें क्यों बुलवाएंगी? मैंने कहा यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, मेरे आने पर मालकिन इतना खुश क्यों है? उसने मेरे लिए इतना सारा एहतमाम किया, तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा? मेरी बात के जवाब में मेरे शौहर ने कहा तुम यहाँ नहीं हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मालकिन ऐसी ही है, वो मेहमानों की बहुत खिदमत नवाज है। मैं अपने शौहर की बात पर मुतमईन तो ना हुई थी, लेकिन फिर मैंने मजीद बहस का इरादा तर्क कर दिया। अगली सुबह शौहर के काम पर जाने के बाद मैं फ्लैट की सफाई करने लगी। अभी मेरे शौहर को गए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घड़ी की तरफ देखा जो कि पौने 10 का वक्त बता रही थी। यहाँ कौन आ सकता है? यही सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर खड़ा था। मैं परेशान हो गई कि वो इतनी जल्दी क्यों लौट आया है। खैर, मेरा शौहर अंदर आया और मुझसे कहा मालकिन शॉपिंग पर जा रही हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें लेकर आऊं। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे नहीं जाना, तुम उनको मना कर दो। मैं दरअसल कभी इस तरह बाजारों में नहीं गई थी तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरे शौहर ने मुझे घबराते हुए देखा और कहा फिक्र न करो, मालकिन के साथ अपनी दुआ सलाम बढ़ा लो, इसी में हमारा फ़ायदा है। दरअसल तुम्हें पता है कि मेरी बहन के ससुराल वाले उसकी शादी की तारीख मांग रहे थे। तुम मालकिन के साथ रहो, हो सकता है कि वो खुश होकर मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। अब जल्दी करो और उनके साथ जाओ, वो कब से इंतज़ार कर रही हैं। मैं बादल नाखास्ता तैयार होकर मालकिन के साथ चली गई। मालकिन को लेकर मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
मालकिन उस वक्त बिल्कुल सादा से लिबास में थी। उस वक्त उसने ना कोई मेकअप किया था, ना ही कोई बनाव सिंगार। जो औरत घर में इतना तैयार रहती है, वो इतनी सादगी में घर से बाहर कैसे जा सकती है? मुझे ये अजीब सी मंतक समझ ना आई। मालकिन शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में गई। उसने बेहद महंगी महंगी अशिया खरीदी। वो एक एक ब्रांडेड चीज खरीद रही थी। मेरे नाना करने के बावजूद भी उसने मुझे ढेरों कपड़े, जूते और बाकी अशिया खरीद कर दी और फिर मुझे अपने साथ बंगले में लेकर आई। कल की तरह आज भी हर चीज बेहतरीन थी। मेरी नज़र में मालकिन एक बहुत ही फजूल खर्च किस्म की औरत साबित हुई थी। वो पैसों को ऐसे उड़ाती फिर रही थी जैसे पैसे ना हो, दरख्त पर उगे हुए पत्ते हों। खैर, इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मालकिन घर में तो खूब मॉडर्न बनकर रहती, मगर जैसे ही शॉपिंग पर जाने लगती तो चेहरे पर मसनूई दुख के तासुरात सजा लेती। मैंने एक दिन मालकिन के घर जाने से मना किया तो मेरे शौहर ने कहा, चली जाया करो, तुम भी अकेली होती हो। वहां मालकिन भी साहब के जाने के बाद अकेली पड़ गई हैं। तुम उनके साथ होती हो तो उनका दिल लगा रहता है। मेरे दिल में मौजूद तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। मुझे वो वजह जाननी थी जिसके लिए मालकिन मुझसे इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रही हैं। ऐसा तो कोई अपने सगे रिश्तों के साथ भी नहीं करता। खैर, अब मैं भी ज्यादा से ज्यादा मालकिन के घर में रहने लगी थी ताकि मालूम कर सकूं कि क्या वाकई मालकिन सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मेरे ऊपर इतनी नवाजिशात कर रही हैं। मालकिन के बर्ताव की कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी। उसकी इनायतें मेरी समझ से बालातर होती जा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे उसका कोई मकसद है। जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि भला कोई भी सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी पर इतना पैसा कैसे लुटा सकता है। मुझे कतर आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। इनमें सिवाय पहले दिन के एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था कि मैं अपने घर में रही हूं। उस दिन मैं और मेरा शौहर मालकिन के घर से वापस आए तो उसने कहा, अब तुम भी मेरे साथ काम करोगी, तुम्हें भी मेरे साथ कमाना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहनों की शादी करनी है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक इंतहाई शानदार तरीके से की जाए। मैंने अपने शौहर के चेहरे पर उदासी भरे तासुरात देखे और काम के लिए हामी भर ली। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो तालीम भी नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान में भी कोई काम नहीं मिला, तो यहां मुझे कौन काम देगा, मैं क्या करूंगी? मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मालकिन ने कहा है कि कल रात से तुम उनके घर काम करोगी, जिसके बदले में वो हमें 1000 रियाल देंगी। मैंने इंतहाई हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, मैं तो सारा दिन वहीं होती हूँ, फिर मैं रात को काम कैसे कर सकती हूँ? वो मुझे कोई दिन का काम भी तो दे सकती हैं। वैसे भी मैं दिन में उनके घर ही होती हूँ। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हारे लिए उनके पास रात का ही काम है, तुम तैयार रहना। आज से तुम दिन में घर पर रहोगी और रात में मालकिन के घर पर काम करोगी। अगली रात जब मैं मालकिन के घर पहुंची तो मालकिन ने मुझे अपने कपड़े दिए और कहा कि तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, इसके मैं तुम्हें 1000 रियाल दूंगी। उसके बाद मैं हर रोज मालकिन के कपड़े पहनकर उसके बिस्तर पर सो जाती थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम होता कि मालकिन क्या करती और क्या नहीं। सुबह जब मैं उठती तो मालकिन मुझे 1000 रियाल दे देती। अब मालकिन ने भी मुझे दिन में बुलाना छोड़ दिया था। मैं उसके घर नाइट ड्यूटी करती थी। नाइट ड्यूटी क्या थी, खैर, बस जाकर उसके कपड़े पहनकर सो जाना और सुबह उठकर पैसे लेकर वापस आ जाना। लेकिन अब मालकिन बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, जैसे उसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो या उसका कोई प्राइज बॉन्ड निकलने वाला हो। एक दिन मैं इसी तरह मालकिन के कपड़े पहनकर उसके बेड पर सो रही थी। अचानक कोई दरवाजा खोलकर बेडरूम में दाखिल हुआ। मैं आने वाले वक्त से बेखबर नींद की गहरी वादियों में गुम थी। खैर, सुबह जब मैं घर गई तो महसूस हुआ कि मेरे शौहर के लहजे में कुछ सर्दमहरी सी है। मैंने उससे पूछा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तो मेरा शौहर जैसे बस मौके की तलाश में था। वो एकदम गुस्से से फट पड़ा और चीखने लगा। उसने कहा, गलती तो मुझसे हुई है, तुम मेरी नाक के नीचे ये सब करती रही, तुम्हें शर्म ना आई? मैं जुबैर की तरफ हैरानगी से देख रही थी। मेरे शौहर ने कहा, तुम इस कदर लालची निकलोगी मेरे तो वहम गुमान में भी न था। मालकिन ने तो तुम्हें तुम्हारी सादगी देखकर पसंद किया था, लेकिन तुमने तो अपनी चालाकी में सबको मात दे दी। मालकिन ने तो तुम्हें अपने सराखों पर बिठाया था, तुम्हें अपने बराबर हर चीज लेकर देती थी, लेकिन तुम लालची औरत, तुमने उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम्हें 4 दिन उन्होंने अपने साथ क्या उठा बिठा लिया।
तुमने तो खुद को मालकिन ही समझ लिया। मुझे तुम्हारी इस खसलत का पता होता तो मैं कभी तुम्हें यहां न बुलवाता। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अभी तुम्हारी वापसी का टिकट करवाता हूं। अब मैं मजीद तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें तलाक। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैं उसके पांव में गिर गई। आपको खुदा का वास्ता है कि ऐसे ना करें प्लीज, मुझे मेरी सफाई का मौका तो दें। मैं उसके पांव पकड़े लगातार उसकी मिन्नतें कर रही थी। उस वक्त मैं उसका लगाया गया हर इल्जाम भूल गई थी। मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाना था। मेरा शौहर कुछ देर मुझे गुस्से से घूरता रहा और फिर चुपचाप फ्लैट से बाहर चला गया। मैंने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मेरा घर बचा लिया था। थोड़ी देर बाद मेरी हालत संभली तो मुझे मेरे शौहर की सारी बातें याद आईं। मैंने आखिर किया क्या था? मेरे शौहर को नहीं पता था कि मालकिन ने मेरी क्या ड्यूटी लगाई है। मैंने कब मालकिन की जगह लेने की कोशिश की? कहीं कुछ तो गलत हो रहा था। कुछ तो ऐसा था जिससे नौबत मेरा घर टूटने तक आ गई थी। मगर मैं लाइल्म थी। शाम को मेरा शौहर वापस आया तो वो अभी तक गुस्से में थे। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया। मैंने दोबारा से कोशिश की और कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको किस बात का गुस्सा है? मुझे कुछ तो बताएं। मैं तो वहां पर सिर्फ अपनी ड्यूटी करने जाती थी। आप मुझसे कसम ले लें, मैंने वहां और कुछ नहीं किया। मैं लालची नहीं हूं, मुझे पैसे की कोई हवस नहीं है। मैं तो बस आपका साथ देने की कोशिश कर रही थी। मैंने मालकिन को कोई धोखा नहीं दिया। मेरे शौहर ने कहा, बस हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से मालकिन के कपड़े पहनकर उनके बेड पर सोता हुआ देखा है। वो तो शुक्र है कि मैं उस वक्त अंदर आ गया, वरना जो तुम्हारे साथ होता ना, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना बचती। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं खुद मालकिन के कपड़े पहनकर नहीं सोती थी। मुझे मालकिन नहीं बोला था। यही मेरी ड्यूटी है। पहले तो मेरे शौहर ने मेरी बात का यकीन न किया, लेकिन मेरे लहजे की सच्चाई ने उन्हें मुझ पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने शौहर से पूछा, आप कुछ बता रहे थे कि अगर मैं वहां ना आता तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? तो जो बात मेरे शौहर ने मुझे बताई, मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान एक साथ टूटकर मुझ पर आ गिरे हो। मेरे पांव तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। खैर, मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उसके तहत अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर गई तो मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि जान सकूं कि मालकिन मेरे सोने के बाद क्या करती है। अगली सुबह जब हमने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम सायका है, मेरी उम्र 30 साल है। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ फैसलाबाद में रिहाइश पजीर थी। जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त मेरी उम्र 24 बरस थी। मेरे घर वाले उन दिनों मेरा रिश्ता ढूंढ रहे थे। चंद एक रिश्ते आए थे, लेकिन मैं उनके मयार पर पूरी ना उतरती थी। मेरी तालीम बमुश्किल 5वीं तक थी। खैर, फिर एक दिन एक और रिश्ता आया। मुझे जब उनके सामने लाया गया तो मैं ये देखकर ही हैरान रह गई कि वो तमाम के तमाम इंतहाई महंगे और दीदा जेब लिबास में मलबूस थे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और एक खातून जो मुझे उनकी माँ ही लगी, उसने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। बातों बातों में यह पता चला कि वो लड़का कतर में काम करता है और जिस औरत को मैं उस लड़के की माँ समझ रही थी, दर हकीकत वो उस लड़के की मालकिन थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आजकल कहाँ ऐसे बॉस मिलते हैं जो एम्प्लॉयज़ के घर गांव तक आते हैं और फिर उनकी शादी में भी शरीक होते हैं। खैर, कुछ देर और मैं वहां बैठी रही और फिर बेदिली से उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल अब उदास हो चुका था क्योंकि मैं जान गई थी कि इस रिश्ते से भी इनकार हो जाएगा। वो लोग क्यों मुझ जैसी मामूली और अनपढ़ लड़की को अपने पढ़े लिखे और काबिल कतर में नौकरी करने वाले भाई और बेटे के लिए कबूल करेंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बहन ने मुझे आकर बताया कि आपी, उन लोगों ने हाँ कर दी है। मेरी बहन सायमा मुझे हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी थी। उसे कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही थी। खुशी तो मुझे भी बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ तजस्सुस भी था। कुछ देर और रुकने के बाद वो लोग चले गए थे। मालकिन जाते हुए मेरी उंगली में अंगूठी भी डाल गई थी। साथ ही साथ उसने मेरी मुट्ठी में 10,000 रुपये भी रख दिए थे। हैरत के मारे मैं बुद्ध बनी रह गई। 2 दिन बाद वो लोग फिर आए और अब्बा से शादी की तारीख ले गए। उन्होंने अब्बा से कहा कि उन्हें जहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, बस 10 दिन बाद अपनी बेटी को हमारे साथ रुखसत कर दें। मेरे अब्बा उनके बेहद मशकूर हुए, जबकि 2 ही मुलाकातों के बाद मेरी माँ मालकिन के गुण गाते न थकती थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। कुछ तो ऐसा था जो हमारी नज़रों से ओझल था।
इस आनन फानन शादी की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बस इतना बताया था कि जुबैर को वापस काम पर जाना है, ज्यादा छुट्टी नहीं है। हालांकि उनकी बॉस तो साथ ही थी। मैंने जुबैर की बहनों की अदम दिलचस्पी वाज़े तौर पर महसूस की थी। तो क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी समझ में बस एक ही बात आई, वो ये कि हो सकता है वो अपने जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत भाभी चाहती हूँ। वो तकरीबन सारे ही मामलात में चुप चुप सी रही। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो चुप ही अच्छी है, वजह चाहे कुछ भी हो। जुबैर की माँ जहनी मरीजा थी, इसलिए वो किसी भी काम में शरीक न हुई। उसके बरक्स मालकिन हर काम में पूरी तरह से पेश थी। उनकी तरफ से हर चीज़ की पूरी पूरी तैयारी की जा रही थी। हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक थी। महंगी से महंगी दुकानों से कपड़े, जूते और बाकी सारी चीज़ें खरीदी जा रही थी। खैर वो दिन भी आन पहुंचा था और मैं रुखसत होकर पिया देश सधार गई थी। जुबैर अपने घर का इकलौता कफील था। हमारी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। मालकिन वापस जा चुकी थी। मैंने सारा घर संभाल लिया था। घरदारी में मैं माहिर थी। उस दिन मैं किचन में खड़ी अपनी सास के लिए यखनी बना रही थी जब जुबैर ने मुझे कहा कि मेरी पैकिंग कर देना, मेरी परसों की टिकट हो गई है, मुझे कल यहाँ से जाना है। मैं एकदम उसके जाने का सुनकर उदास हो गई। खैर उनको जाना था तो मैंने उनका बैग पैक कर दिया। अगले दिन वो शाम के वक्त हमसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे। जुबैर अक्सर कॉल वगैरह करता रहता। मेरी दोनों नंदे बहुत अच्छी थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कोई झगड़ा नहीं किया था। वो बस अपने काम से काम रखती थी। यूं मैं अपने ससुराल में बेहद खुश थी और इसी तरह हमारी शादी को 1 साल पूरा गुजर गया। उन दिनों जुबैर भी छुट्टी पर आए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, सायका अपना शनाख्ती कार्ड दो। मैंने पूछा क्यों? तो जुबैर ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कतर लेकर जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी पेपर्स बनवा सकूँ और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। मेरी आंखों में नमी सी आ गई थी। मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर इस कदर भी मेहरबान हो सकती है। वो लड़की जिसने कभी पूरा फैसलाबाद भी नहीं देखा था, जो कभी एक सूबे के एक शहर से भी बाहर नहीं गई थी, वो यूं बैठे बिठाए 7 समंदर पार जा रही थी। जुबैर ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहा, फिक्र मत करो, तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे। मेरा फ्लैट है, तुम तंग नहीं होगी। उन्होंने समझा कि शायद मैं ये घर छोड़कर ना जाना चाह रही थी। मैंने जुबैर को कहा, क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती है? वो कौन लड़की है जो मौका मिलने के बावजूद बाहर ना जाना चाहती हो? खैर जुबैर ने मेरे कागजात जमा करवाए और वापस चले गए। मेरे कागजात की प्रोसेसिंग में 2 महीने लग गए और अल्लाह अल्लाह करके मेरी टिकट हो गई और मैं अपने सफ़र पर रवाना हो गई। खैर उस दिन जो बात जुबैर ने मुझे बताई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे सातों आसमान एक साथ टूट कर मुझ पर आ गिरे हों। मेरे पांव तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। फिर मैंने और जुबैर ने एक मंसूबा बनाया। उसके तहत अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर गई तो मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि देख सकूं कि मालकिन मेरे सो जाने के बाद क्या करती है। दूसरे दिन जब हमने कैमरे में देखा तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। मुझे मालकिन का मेरे लिए इंतज़ाम करना, मेरे आने पर खुश होना, सब कुछ याद आया। तो मालकिन ने ये सब जायदाद के लिए किया था। दरअसल कतर में रहने की कुछ शराइत थी, जिनमें से एक ये भी थी कि अगर कोई औरत बेवा होती है तो उसे अगले 3 साल मुसलसल घर पर ही गुजारने होते हैं। इसी सूरत में उसे अपने शौहर की प्रॉपर्टी मिल सकती है। वो कोई गैदरिंग और कोई पार्टी अटेंड नहीं कर सकती और ना ही किसी को डेटिंग कर सकती है। मालकिन ने 1 साल तो जैसे तैसे करके गुजारा, लेकिन उसकी बर्दाश्त यहीं तक थी। वो एक मॉडर्न खातून थी और लिबरलिज्म को पसंद करती थी। उसके लिए घर में रहना नामुमकिन सी बात थी, इसीलिए उसने मुझे इस्तेमाल में लिया। मुझसे पहले उसने यहाँ 2 लड़कियां बारी बारी हायर की थी, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दे दिया। खैर मुझे हर तरह से आजमाने के बाद उसने मुझे ड्यूटी पर रख लिया। वो मुझे अपने कपड़े पहनाकर अपने बेड पर सुला देती और उसके बाद खुद अपने लुक चेंज करती और पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती। मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने के पीछे उसका यही मकसद था कि अगर कोई चेकिंग के लिए आ भी जाए तो वो उस वक्त घर में ही पाई जाए। उस दिन जब जुबैर ने एक मर्द को मालकिन के कमरे की तरफ जाते देखा तो फौरन खिड़की से कमरे में आया। आगे मालकिन की जगह मुझे देखकर उसे हैरत हुई। इतने में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वाले को देखकर जुबैर को हैरत का शदीद झटका लगा। वो शख्स कोई और नहीं,
बल्कि मालकिन का शौहर था, यानी उसका शौहर जिंदा था और मालकिन इस बात से बेखबर थी। उस वक्त मालकिन हम दोनों के सामने सर झुकाए बैठी थी। वो बहुत शर्मिंदा सी लग रही थी। उसे अपनी गलती का अंदाजा अब हो रहा था कि अगर उसकी वजह से उस दिन मेरी इज्जत चली जाती तो क्या होता। मालकिन ने हमसे बहुत माफ़ी मांगी। मैंने जुबैर के कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुबैर मुझे लेकर फैसलाबाद वापस आ गए। यहां उन्होंने अपना कपड़े का कारोबार शुरू किया और अब हम एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।